Hello my dear students, welcome back to सिद्रा GS classes. This is सिद्रा your chemistry educator and मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म सिद्रा GS classes पर। तो जैसा कि बच्चों हमने अपने चैनल पर अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियोस देखिए, फिर आप आके ये वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ अपने चैप्टर की, जो कि हमारा साइंस का तीसरा चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसमें हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में और ऊपर की साइड जाएंगे। पहले हम एकदम बेसिक लेवल पे से, जो केमिस्ट्री का बेसिक होता है वो होता है हमारा मैटर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा लेवल ऊपर की साइड पहुंचाऊंगे आज मैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जो हमारा केमिस्ट्री का वो भी एक बेस ही है, जिसके बेस पे हमारी केमिस्ट्री जुड़ी हुई है, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। तो देखो, अगर हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल आए कहाँ से हैं, किस तरह इन्हें एटम्स एंड मॉलिक्यूल नाम दिया गया है। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए वो साइंटिस्ट कौन थे? सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए महर्षि कर्ण। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मैटर को क्या कहा, इन्होंने मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया तो एक ऐसी स्टेज आई जहां पर जो मैटर है वो डिवाइड नहीं हो सका। मतलब ऐसा है, कोई भी ऐसा लेटर सपोज कि मैं इसको डिवाइड करती जा रही हूँ, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करती जाऊंगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पार्ट मुझे मिलेगा जो डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने मैटर को ये ब्रेक करते गए, ठीक। जब ब्रेक करते गए अराउंड ये इन्होंने पता है कब इन्होंने ये जो वर्क अपना किया वो किया इन्होंने 500 BC पहले, 500 BC, ठीक है। तो अराउंड 500 BC में ही काम चल रहा था, ठीक है। तो हम पीछे की दुनिया में वापस चलते हैं टाइम मशीन से, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जो मैटर था हमारा, मैटर को हम ब्रेक कर करके जब इन्होंने मैटर को ब्रेक किया तो एक ऐसी स्टेज आई कि मैटर जो है वो ब्रेक नहीं हो सका, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सके। एक ऐसी स्टेज, ऐसा पार्ट हमको मिला, तो उस पार्ट को इन्होंने बोला, ये अपनी हिंदी लैंग्वेज का यूज करते, तो उस पार्ट को इन्होंने बोला पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, ठीक। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फकुदा कटियामा, ठीक। तो इनका नाम ये था, बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं, आई नो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा मतलब गलती होती है, लेकिन देखिए, तो ये वाले जो साइंटिस्ट आए ये थे हमारे इंडियन फिलोसोफर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि ये जो पदार्थ है मेरे पास, उस पदार्थ को हमने नाम दिया परमाणु। हिंदी में बोले तो परमाणु, इंग्लिश में बोलते हैं हम एटम, जिसको हम एटम बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, एक ऐसी चीज है जो डिवाइड नहीं हो सकती, इंडिविजिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो ये है परमाणु। उसके बाद नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म व्हिच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। तो इन्होंने क्या कहा, जो परमाणु है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक परमाणु अलग ही होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी छोटी सी चीज है वो अलग नहीं हो सकती, एक मतलब सिंगल स्टेट में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो कंबाइंड स्टेट में ही होती है। जैसा कि आप लोग भी सिंगल नहीं रह सकते, वैसे ही परमाणु है कि वो सिंगल नहीं रह सकता है, ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में होता है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट आए वो आए ग्रीक फिलोसोफर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, ग्रीक फिलोसोफर जो थे वो थे डेमोक्राइटस एंड लुइपस। तो ये 2 साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा, if we go on dividing matter on stage will come when particle obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atom, meaning indivisible. अब डेमोक्राइटस ने क्या कहा, उसने भी ये कहा कि जब हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आते हैं एटम्स, जो कि एक इंडिविजिबल मैटर है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जो एटम होता है, एटम हमारा 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा ए, एक होता है टॉम। टॉम का मतलब मेरे पास क्या होता है, डिविजिबल, ठीक।
डिविजिबल। ए हम कब लगाते हैं? ए हम जब लगाते हैं जब हम किसी भी काम को ना करवाना हो। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ए हम तभी लगाएंगे जब हम कोई काम ना करवाना चाहते हो। तो ए मतलब जब कोई काम हम नहीं करवा रहे हैं। डिविजिबल मतलब किसी भी चीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या ऐसे बोल सकती हूँ, ए डिविजिबल यानी इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या होगा कि हम एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आए हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने परमाणु को निकाला। परमाणु से हमारे परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं हम एटम। मैटर से हमारे एटम्स को निकाला। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। तो अब हम आगे के टॉपिक पर चलते हैं। तो देखते हैं हमारा आगे का टॉपिक क्या है। तो आगे का टॉपिक मेरे पास ये है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ लॉज दिए जिनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे केमिस्ट्री के बेसिक्स में ही आते हैं। तो आइए देखते हैं। वैसे आप लोग ये जो लॉ है ये फिजिक्स में भी आता है, लेकिन आपने नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे लॉ है। तो देखते हैं। Anton L. Lavoisier set the foundation of chemical science by stabilizing two important law of chemical composition। जो हमारे एंटोन एल लेवोजियर आए तो उन्होंने क्या किया, जो लॉ है उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को कंजर्व करना। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ था मेरे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो अब हम इन दोनों लॉ के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लॉ क्या होते हैं, क्या कहते हैं। इन पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो आइए अब देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो देखिए, according to definition, law of conservation of mass was given by Lavoisier in 1774। तो law of conservation of mass जो था वो लेवोजियर ने हमें दिया था in 1774। ठीक है, according to the law of conservation of mass, mass is neither created nor be destroyed in a chemical reaction। There is no change in mass during a chemical reaction। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, मास को ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं, ना ही तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये है कि एक स्पेस से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इधर साइड का मास हमारा 8 ग्राम है तो दूसरी साइड का मास भी जो होगा वो 8 ही ग्राम होगा। कैसे? अब वो मैं आपको बताती हूँ। इधर देखो, सपोज किसी की मैं कोई केमिकल रिएक्शन ले रही हूँ, मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन। इन दोनों ने मिलकर मेरे पास क्या बनाया? वाटर। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, H2 प्लस O2 से क्या बना मेरे पास? H2O। तो ये इन दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन हुई होगी, जब तो जाके हमारा प्रोडक्ट बना है। तो ये जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, रिएक्शन है, तो उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी से बना है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी ये वाली जो चीज है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब एक बात अगर हम देखें, इसके मास को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो दोनों जगह में कुछ चेंजेस आए हैं? नहीं आए हैं। तो यानी मास दोनों साइड क्या है? बराबर है। अगर इधर साइड मास x था तो इधर साइड भी मास x ही है। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। अब आपको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मेरे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या लिए हैं? दो रिएक्टेंट्स लिए हैं। कितने लिए हैं? 1 और 2। ठीक है, ये 2 रिएक्टेंट मैंने इधर लिए हैं। इसमें क्या है? एक रिएक्टेंट ये जमीन में ऐसे फैला पड़ा है बीकर, एक बीकर के अंदर, और दूसरा बीकर उसी के अंदर रखा है। अब इस वाले बीकर में क्या है? इस वाले बीकर में ये है कि तीसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही रखा है, किसी बीकर में इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसका जो मास होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 2 + 1 तो कितना होगा? 3। ठीक है, और इसका भी 3 ही है। तो अगर मैं इनका मास निकालूं तो यहाँ पर 80 ग्राम आ रहा है मेरे पास और यहाँ पर भी 80 ग्राम। तो यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो इक्वल होता है। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यही कहता है कि हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट।
आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मेरी वीडियो के पीछे जाके एक बार और देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन इज दैट सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड, यानी सोडियम कार्बोनेट मेरा किससे रिएक्ट कर रहा है, इधर देखो। तो यहाँ पर देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है मेरे पास, विद इथेनोइक एसिड, ठीक, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो इसने इसे रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल सा है, CO2, सबको पता ही होता है। ठीक है, एंड वाटर। ठीक, इन एन एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट में, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हमारा सोडियम इथोनेट। ठीक, और CO2 भी गैस निकल रही है और हमारा वाटर निकल रहा है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे ये है 5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की कितनी अमाउंट है यहाँ पर, 5.3 ग्राम। ठीक है, प्लस रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कितना है, 6 ग्राम। ठीक है, टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, 8.2 ग्राम सोडियम इथोनेट बनाया, प्लस 2.2 ग्राम ऑफ सोडियम, कितनी है, 2.2 ग्राम। ठीक है, 0.9 ग्राम ऑफ H2O, 0.9 ग्राम H2O। शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने क्या बताया, सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट करके इथेनोइक एसिड के साथ सोडियम इथेनोइट बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो इनकी अमाउंट मेरे पास कितनी थी, 5.3, 6, 8.2, 2.2 एंड 0.9 ग्राम। अब 0.9 ग्राम। अब हमें ये बताना है कि जो हमारी ये रिएक्शन है वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं इनको यहाँ पर प्लस करूँ तो 5.3 प्लस 6 कितना होता है मेरे पास, 11.3 ग्राम। ठीक है, अब इनको मैंने ऐड कर लिया, ये मेरे पास इतना आ गया। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, 8.2, 2.2 और 0.9, तो ये मेरे पास ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, 11.3 ग्राम। तो ये दोनों मास जो है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया। तो ये जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।